जैसे कि डायबिटीज तो हमने सुना ही है, इसके अलावा भी डायबिटीज और बीपी, ये दो पर्टिकुलर बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर की जो किडनी को पर्टिकुलरली अफेक्ट करती है। एक अनुमान के अनुसार जो डायबिटीज का है उसमें 30 से 50% किडनी के मरीज अपने जीवन काल में डायबिटीज के मरीज अपने जीवन काल में कोई ना कोई किडनी की परेशानी महसूस करते हैं या उन्हें कोई ना कोई किडनी की बीमारी जरूर होती है। तो इन मरीजों के लिए बहुत जरूरी है कि ये नियमित रूप से अपना चेकअप कराएं। हर कोई मरीज जिसको डायबिटीज अभी पता चली है वो पहली बार किडनी को जरूर चेक करे और फिर डॉक्टर से मिलने के बाद कब रेगुलर चेकअप कराना है, कितने अंतराल में कराना है, वो डिसाइड करें। कितने अंतराल में कराना चाहिए आपके हिसाब से? मैं समझता हूँ कि हम सभी को जिनको कोई बीमारी भी नहीं है वो कभी भी कोई भी ओकेजन होता है साल में एक बार, जैसे बर्थडे पर, न्यू ईयर पर, आप डिसाइड कर लीजिए साल में एक बार हमें मेजर ऑर्गन की स्क्रीनिंग तो कराना ही चाहिए। और 30 से 35 साल की उम्र में तो मैं समझता हूँ उसके बाद तो प्रतिवर्ष ही कराना चाहिए। उसके पहले जब भी हमें मौका मिले किसी हॉस्पिटल में जाने का, या हम कहीं एडमिशन ले रहे हैं, या हम कहीं पर भी किसी हेल्थ सिचुएशन को एनकाउंटर कर रहे हैं, तो हमें जरूर अपने मेजर ऑर्गन्स को एक बार स्क्रीन करवा लेना चाहिए। और जिनको ऑलरेडी डिसीजेज हो गई है किडनी की, तो उनको कब कराना चाहिए? किडनी की बीमारियां एक्चुअली काफी सारी किडनी की बीमारियां हैं और उसमें नेफ्रोलॉजिस्ट ही तय करता है कि कितने अंतराल पे उसे जांचें करानी चाहिए और किस प्रकार से उसको जांचें करानी चाहिए और कौन सी जांचें करानी चाहिए। आम पब्लिक के लिए एक सामान्य पेशाब की जांच और क्रिएटिनिन, जिसको किडनी की बीमारी नहीं है, जो कि आज 200 रुपए में ही हो जाता है, 150 से 200 रुपए में, इतनी जांच भी सफिशिएंट है बीमारी को शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए। क्या डॉक्टर साहब आमतौर पे जो हमारा भोजन है उसमें भी कुछ किडनी से संबंधित हम ऐसा कुछ खान पान को परहेज करके किडनी की बीमारी से बच सकते हैं? आम भोजन में तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा किडनी की बीमारी जिनको है नहीं उन्हें बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत है। उन्हें बस ये ज़रूरत है कि वो पानी अच्छा पिएं, 2 से 2.5 लीटर, बहुत ज़्यादा भी पीने का बहुत फ़ायदा नहीं है अगर आपको पथरी की या इन्फेक्शन की बीमारी नहीं है तो। लेकिन अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो एक सामान्य जो 2 से 2.5 लीटर आम दिनों में होता है, गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा हमें लेना पड़ता है पानी, तो अगर हम इतना पानी भी पीते हैं और एक संतुलित भोजन करते हैं तो हमें कोई परहेज की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन मरीजों को पहले से किडनी की बीमारी है उन मरीजों में यह बहुत ज़रूरी है कि हम बीमारी के हिसाब से, जैसे पथरी का परहेज अलग रहेगा जिसमें हमें ऑक्सलेट वाली दवाइयाँ खाना अवॉइड करना है, जैसे चॉकलेट्स हो गया, ककड़ी हो गया, देन बीज वाले फल हो गए, बीज वाली सब्जियां हो गई, तो इसमें हमें अवॉइड करना है। जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीज है उन फॉस्फोरस वाली दवाइयां और पोटेशियम वाले फल अवॉइड करने रहते हैं, जैसे दूध से बनी हुई चीजें, या पोटेशियम सारे फलों में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, तो उनका हम मात्रा को सीमित करते हैं या उनको मना करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डिसीज कि उन्हें नहीं लेना है। किडनी पेशेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। बिल्कुल मैडम, जैसे मैंने बताया पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं हमारे शरीर के, तो इनको बीमारी की स्टेज के हिसाब से हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं और पेशेंट का लेवल क्या है। एक्चुअली हर स्थिति में किडनी एक सा बिहेव नहीं करती है, किसी मरीजों में पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है लेकिन कुछ मरीजों में उसी लेवल ऑफ किडनी डैमेज के लिए पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो एक्चुअली किडनी में भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, किसी का ग्लोमेरुलस अफेक्टेड है, किसी का ट्यूब्यूल्स अफेक्टेड है, किसी का ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी का और भी कारण होते हैं। तो ये सब जो है कारण है, इन कारणों के हिसाब से परहेज डिसाइड होता है। तो एक कॉमन परहेज देना कि आप ये मत खाइए किडनी की बीमारियों के लिए और ये खाइए, ये गलत होगा। बीमारी के हिसाब से आपको अपने डॉक्टर से और डाइटिशियन से मिलना चाहिए और उस पर तय करना चाहिए कि क्या आपको खाना है और क्या नहीं। कोई बहुत स्पेसिफिक एज है जिसके बाद प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है किडनी के लिए? जैसा कि मैंने कहा कि हम 30 आज की जो लाइफस्टाइल है, आज की जो जीवन शैली है वो सीडेंटरी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर समय बैठे हुए बिताते हैं, बाहर निकलना कम होता है, उससे शुगर और बीपी की इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में हमारी जीवन शैली ऐसी है कि तनावपूर्ण जीवन हम ज़्यादा जी रहे हैं, हर किसी को भाग दौड़ की पड़ी हुई है, किसी के पास खुद के लिए समय नहीं है, तो इसमें भी बीपी शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। और बीपी और शुगर के मरीज, जैसा कि मैंने कहा, प्रमुख रूप से किडनी को डैमेज करते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है कि यह सबसे पहले जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये बीमारी है तो किडनी की भी जांच कराएं और साथ में फिर
कम से कम सालाना एक बार तो जांच कराएं ही कराएं। अगर जिनको ज़्यादा डैमेज है उन्हें हो सकता है कि हर 2-3 महीने में भी जांच करानी पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे कभी क्रिएटिनिन बहुत बढ़ता है तो आप सीधे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही एडवाइस करते हैं, या और भी इन्वेस्टिगेशन करा के दूसरी बीमारी को, कि अगर वो पर्टिकुलर बीमारी होगी तो उसके ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएगा? जी मैम, कई बार होता है कि क्रिएटिनिन सिर्फ एक किडनी डैमेज का एक मार्कर है। अब वो डैमेज एक्यूट भी हो सकता है, वो डैमेज क्रॉनिक भी हो सकता है। जब किडनी एक्यूटली डैमेज होती है, जैसे कि हमने अभी दर्द निवारक गोली 2 दिन से ही खाई है और अचानक पेशाब आना कम हो गया, या ऐसा बोले हमने अभी एंटीबायोटिक्स लिए हैं और उसके कारण पेशाब आना कम हो गया, या अभी हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, हमें इन्फेक्शन हुआ था, पैरों में सेप्सिस हो गया था और उससे अब हमारी किडनी डैमेज हो गई, तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ हम इलाज उस कारण को हटा के, जैसे दर्द निवारक गोली को हटा के, एंटीबायोटिक्स को हटा के, बिना डायलिसिस के भी इलाज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये किडनी क्रॉनिकली डैमेज्ड है, लेकिन किडनी सुकड़ती नहीं है आकार में, तो बायोप्सी एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसमें हम टुकड़ा लेके किडनी के अंदर चल क्या रहा है यह भी जान सकते हैं। अगर हम ये पता कर लें कि किडनी में डैमेज अभी भी हो रहा है और अभी किडनी बचाने योग्य है उस बायोप्सी से, तो हम उस बीमारी को रोक के उस किडनी को बचा सकते हैं, उसे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी नौबत आने से रोक सकते हैं। तो यह निर्भर करता है कि किडनी कितनी बुरी स्थिति में आप डॉक्टर को प्रेजेंट हुई है और अभी सुकड़ी है, नहीं सुकड़ी है, और डैमेज कितना पुराना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को भी पता रहता है कि डैमेज चल रहा है, लेकिन तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। वो यहाँ वहाँ, हमारे देश में आप जानती हैं भ्रांतियाँ बहुत हैं, झाड़ फूक में लोग लग जाते हैं, नहीं डॉक्टर तक पहुँचते हैं, तो उनको मालूम रहता है कि पिछले 8 महीने से किडनी डैमेज चल रहा है, लेकिन वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो किडनी को बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर किसी का डैमेज बहुत लंबा है और अब एक स्टेज आ गई है कि हमें किडनी को अगर हमने डायलिसिस के रूप मतलब शरीर में जो यूरेमिक टॉक्सिन्स हैं, जो गंध है, उसे नहीं साफ किया तो मस्तिष्क, हार्ट और दूसरे अंगों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो तब हमें डायलिसिस या प्रत्यारोपण की सलाह देनी ही पड़ती है। वह एक अंत है जो किडनी की बीमारी में, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, उसको उस स्टेज तक जाने तक रोक सकते हैं। वो एक किडनी की बीमारी का लास्ट स्पेक्ट्रम का लास्ट स्टेज है। एक्चुअली हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए वर्ल्ड किडनी डे और ऐसे जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता के लिए चलाए जाते हैं कि लोग शुरुआती दौर में, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 में से 9 लोगों को आज भी ये नहीं पता है कि उन्हें किडनी की बीमारी है। अगर वो आज जान लें तो वो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसी स्थिति में जाने से बच सकते हैं। अच्छा, लाइफ स्पान किसमें ज्यादा अच्छी रहती है, ट्रांसप्लांट में या डायलिसिस में? क्योंकि पेशेंट बहुत पजल्ड रहते हैं इस चीज को लेकर। मैडम, डायलिसिस एक मैं बोलूंगा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो ट्रांसप्लांट ही है। आपका जो अंग खराब हुआ है उसे आप प्राकृतिक अंग से ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके किडनी का सिर्फ गंद साफ करना और पेशाब बनाना ही काम नहीं है, उसके हार्मोनल इफेक्ट्स भी होते हैं। हार्मोन भी बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, साथ में वो बहुत कुछ और भी काम करती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस बनाती है, जो कि मशीन द्वारा प्राकृतिक जैसे जो किडनी करती है पूर्णता कर पाना संभव नहीं है। तो डायलिसिस उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को कंपेयर करें तो जीवन शैली ट्रांसप्लांट में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, जिनको गुर्दे अवेलेबल नहीं है, जिनके पास में डोनर नहीं है, आज ट्रांसप्लांट बहुत महंगी प्रक्रिया है, जिनके पास में फाइनेंसेस नहीं है, ऐसी स्थितियों में अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है तो यह बहुत ही बुरी पेशेंट के लिए स्थिति होती है। लेकिन तब भी आज डायलिसिस इतना एडवांस हो गया है कि काफ़ी अवधि तक अगर मरीज जागरूक रूप से डायलिसिस कराए, प्रिकॉशंस को फॉलो करे, तो वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे भी एक बात पूछनी थी। जैसे आपने भ्रांति कहा, तो भ्रांति ऐसी है कि जैसे कुछ लोग दवाई खाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उनकी किडनी डैमेज होती है क्या इस वजह से? मैडम, डिपेंड करता है कि वो दवाई में क्या है। कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से तो नहीं होता है सब कुछ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आप किडनी प्रोग्रेशन में, किसी को किडनी की बीमारी है उसमें गट का रोल आया है। गट किडनी एक्सेस बोलते हैं हम, तो इसमें गट का रोल आया है कि गट अगर लीकी रहता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं पेशेंट्स अच्छे से, तो उसमें किडनी डैमेज थोड़ा सा स्टडीज में पाया गया कि बढ़ता है।
तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से मिलकर, जो आंतों के लिए भी आजकल प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक्स हम जैसे कॉमनली देते हैं, और कब्ज को दूर करने के लिए और जो भी हम कर सकते हैं वो सब किया जा सकता है, जिससे किडनी डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन से तो डैमेज नहीं होती है, लेकिन डैमेज किडनी कॉन्स्टिपेशन से अफेक्ट हो सकती एक्चुअली क्या, जब है। दवाइयाँ ली जाती हैं उसके बाद यूरिन येलो हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन बन जाता है जैसे किसी को, तो उससे किडनी का मतलब बीमारी है या नहीं नहीं है मैम, उससे? कोई उसमें मुझे लगता है कि कब्ज अक्सर उन लोगों को होता है जो पानी कम पीते हैं। नहीं, तो- पानी तो बहुत पीते हैं मेरे हस्बैंड से। जी, तो ऐसी स्थितियों में कभी कभी होता है कि कब्ज, जैसे आपने बताया पेशाब येलो होता है, तो उन्हें लिवर का भी अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उनमें हो सकता है पीलिया हो, आंशिक पीलिया हो, जिसके कारण यूरिन येलो आ रहा है। नहीं तो नॉर्मली अगर अच्छा पानी जो पीता है उसमें डार्क यूरिन नहीं आता है, उनमें लाइट ही रहता है यूरिन। तो अपने को दूसरी एसोसिएटेड कंडीशंस भी पहचाननी चाहिए, और ज़रूरत है कि अगर उन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें और उस कब्ज के लिए इलाज कराएं, साथ में अपनी लिवर की भी जांच कराएं किडनी के साथ में। अच्छा, ये मेल और फीमेल दोनों में ये डिसीजेस बराबर रूप से होती है क्या? बिल्कुल मैम, मैं कहूँगा कि ऐसा कोई सेक्स प्रेडिलेक्शन नहीं है, लेकिन देखा गया है कि पुरुषों में थोड़ा सा स्लाइटली इंसिडेंस ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है बीमारी टू बीमारियों पर। जैसे कुछ बीमारी होती है लूपस टाइप की, SLE जिसको हम बोलते हैं, जिसमें किडनी अफेक्ट होती है, वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। पथरी की बीमारी समहाउ फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलती है, वो कम पानी पीती हैं, वॉशरूम्स का प्रॉब्लम रहता है, यूरिन होल्ड करती हैं, उनमें इन्फेक्शन का इंसिडेंस ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे पुरुष होते हैं, उनमें उनके पुरुष होने के कारण बीमारियां जो कुछ वंशानुगत होती हैं, जेनेटिक होती हैं, वो हो सकती हैं। बट बाय लार्ज अगर हम शुगर की बीमारी देखें, हम BP की बीमारी देखें, तो ये दोनों ही सेक्सेस में इक्वल होती हैं और ऑलमोस्ट वो किसी को भी अफेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, जिसको ये डिसीजेस हो गए उसके बाद ये नॉर्मल अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, इस बार का जो थीम है 2021 का वो वही है, लिविंग वेल विद किडनी डिसीजेस। इसी थीम के तहत ये रखा गया है कि जो जिनको किडनी की बीमारी है उनको भी जागरूक करें कि आप इस किडनी की बीमारी के साथ भी बेहतर जी सकते हैं, बशर्ते कि आप अच्छे से इलाज कराएं, आप इसके प्रति जागरूक रहें, जो परहेज बताए गए हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उनको फॉलो करें और अपनी दवाइयाँ नियमित लेते रहें। अच्छा, परहेज तो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, मैंने सुना है कई लोगों से। जी, बिल्कुल। तो इतना एक आम आदमी परहेज करता है तो कुछ समय के लिए करता है, ये तो जीवन पर्यंत के लिए हो जाता है, तो ये जरूरी है कि कुछ अपन उसमें ढील दे सकते हैं क्या? मैडम, स्थितियों पर डिपेंड करता है कि उसकी बीमारी अभी किस स्टेज पर है अच्छा। और कितना परहेज हम उसे दे सकते हैं, परहेज से छूट हम उसे दे सकते हैं। जनरली हम बाय लार्ज बोलते हैं कि जैसे आपको हमने बताया कि आपको ऑक्सलेट वाली चीजें नहीं लेनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी आप स्वाद के लिए एक बार चख भी नहीं सकते उसे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसे रेगुलर डाइट में मत लीजिए, जो उसकी मात्रा है उसको सीमित करिए। कभी कभी लेने से उतना डैमेज नहीं होगा, अगर आप उसे रेगुलरली लेते हैं तो नुकसान ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने बोला कि यूरिन को होल्ड करने से भी क्या किडनी की बीमारियां होती हैं? बिल्कुल, यूरिन को होल्ड करने से डायरेक्टली किडनी की बीमारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है अगर आप यूरिन को लंबे समय तक होल्ड करते हैं, और वह प्रेशर चेंजेस भी किडनी तक ट्रांसमिट होते हैं, तो किडनी को इनडायरेक्ट डैमेजेस तो होते हैं, और बार बार इन्फेक्शन होने से जरूर किडनी को डैमेज हो सकता है। डायलिसिस कैन बी परमानेंट और टेम्पररी भी होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी कुछ मरीजों को एक्यूटली किडनी डैमेज होता है, अभी एक्सीडेंट के कारण फ्रैक्चर हो गया, उसके कारण दवाइयाँ ली तो किडनी डैमेज हो गया, किसी को लंग का इन्फेक्शन हुआ तो किडनी डैमेज हो गया, किसी को यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तो किडनी डैमेज हो गया। ऐसी स्थितियों में अगर डायलिसिस जैसी नौबत आती भी है तो वो जनरली टेम्पररी रहती है और वो बंद हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि किसी का क्रिएटिनिन 4-5 ही रह रहा था काफी समय से, शुगर के मरीज में ये स्थिति बिल्कुल निर्मित होती है, और अभी कुछ डैमेज हो गया, जैसे इन्फेक्शन ही हो गया, उसे पथरी हो गई, तो उससे डैमेज अचानक क्रिएटिनिन 4 से 8 हो गया, जिसके कारण हमें, या उसके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होने लग गई, पेशाब नहीं आ रहा अच्छे से, या उससे पोटेशियम की मात्रा उसके शरीर में ज्यादा हो गई, या एसिड की मात्रा हो गई, तो जब तक हम उस कारण को नहीं हटा देते, उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर देते, तब तक हो सकता है कुछ समय के लिए डायलिसिस दी जाए।
फिर वापस उसका क्रिएटिनिन जब गिर जाता है तो हम रोक सकते हैं। ये जो एक तरीका है, ये निश्चित रूप से एक नेफ्रोलॉजिस्ट की देखरेख में ही किया जा सकता है और वही तय करता है कि इसे बंद किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। क्रिएटिन ही एक पैरामीटर है या दूसरे भी पैरामीटर्स होते हैं? जैसे अगर मैडम, आप आम पब्लिक के normal- अवेयरनेस के लिए या हम बोलें कि आम तरीके से तो क्रिएटिनिन ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन फिर हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस भी करते हैं जिसमें हम पीएच की मात्रा देखते हैं, बाइकार्बोनेट की मात्रा देखते हैं, लैक्टेट की मात्रा देखते हैं जो कि डायलिसिस करना है नहीं करना है तय करती है। फिर हम पोटेशियम का लेवल भी देखते हैं, कैल्शियम फास्फोरस का लेवल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें वो सब भी देखना है। और एडवांस किडनी डिसीजेज में और भी दूसरे एडवांस टेस्ट होते हैं, जिससे पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी की कमी, जो कि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑल्टर हो रहा है। और कभी कभी किसी किसी को 7 क्रिएटिनिन पर भी कोई लक्षण नहीं होते हैं और किसी किसी को 7 क्रिएटिनिन पे भूख मर जाना, उल्टियाँ होने लग जाना, शरीर में सूजन आने लग जाना, नींद नहीं आना, बिल्कुल बेचैनी रहना, नींद का अत्यधिक आना, बेहोशी आ जाना, तो यह भी लक्षण होते हैं जिसके कारण हमें फिर मजबूरन डायलिसिस करनी पड़ती है। रेंज क्या होनी चाहिए क्रिएटिन की? जैसे लाइक हमने उसके लिए टेस्ट मैडम कराया, check डिफरेंट करे- टेस्ट होते हैं। आप टेस्ट के बाजू में उनकी रेफरेंस रेंज लिखी होती है। 3 प्रकार से क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है। सबसे पुराना जेफ्स मेथड है, फिर एंजाइमेटिक मेथड है और अभी लेटेस्ट जो है आईडीएमएस है। तो इसके हिसाब से आप तय करते हैं और वो जिस भी मेथड से जिस भी लैब ने किया है वो बाजू में उसका नॉर्मल वैल्यू लिख देता है। सपोज 0.7 to 1.4, 0.3 to 1.1, तो वो डिपेंड करता है कि किस टेस्ट से उसको किया गया है। डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे थे कि जितनी भी एनाल्जेसिक्स हैं उससे किडनी डिजीज हो सकती है, और मान लो कोई डायलिसिस पे चल रहा है और उसको अगर पेन होता है नॉर्मली, तो वो क्या मैडम एनाल्जेसिक्स ले सकता है? कुछ एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे पैरासीटामोल है जो वीक एनाल्जेसिक है लेकिन कभी कभी अच्छा काम करता है। देन ट्रेमाडोल है जो किडनी डैमेज नहीं करता है। टेपेंटाडोल है जो किडनी डैमेज नहीं करता है। तो ऐसे कुछ एनाल्जेसिक्स हैं जो किडनी पर ज्यादा दुष्प्रभाव, या ये बोलूं कि कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। तो अधिकतर एनाल्जेसिक्स तो डालते हैं, लेकिन ये कुछ एनाल्जेसिक्स हैं जो मैंने अभी बताया आपको, ये किडनी पर दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ऐसे मरीजों को ये एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, कोविड जो भी चल रहा है वो कितना इफेक्ट किडनी पर डालता है? मैडम, विभिन्न जांच संस्थाओं द्वारा डिफरेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग 13 से 26% तक, 25% तक इंसिडेंस आया है कोविड में किडनी डैमेज का। और जो दवाइयां हैं जो हम कोविड में यूज करते हैं, रेमडेसिविर जो कॉमनली यूज हो रहा है, इसका भी थोड़ा सा दुष्प्रभाव देखा गया है किडनियों पर। बट अगर जैसे जैसे कोरोना रिकवर होता है तो किडनी भी धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ केसेस में, जो कि 1 और 2% रहेंगे, उनमें किडनी डैमेज परमानेंट हो जाता है एंड दे कैन वेरी वेल एडवांस टू क्रॉनिक, मतलब रीनल फेलियर में आगे बढ़ सकते हैं और उनको डायलिसिस तक का जरूरत पड़ सकता है। बट ये बहुत कम लोगों में ही देखने मिला है। वैक्सीन का भी कुछ इफेक्ट है इसमें? मैडम, वैक्सीन ये देखा गया है कि जो हमारे देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन अवेलेबल हैं, अभी तक का डाटा तो ये सजेस्ट करता है कि इसका किडनी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। बल्कि मैं अपने सभी किडनी के मरीजों से अपील करना चाहूँगा कि वो इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि किडनी के मरीजों में 3 गुना तक मृत्यु दर आम पब्लिक के मुकाबले है जिनको कोरोना हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा, और जितना जल्दी हो सके ऐसे मरीजों को तुरंत ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो आपने एनाल्जेसिक्स की बात की है, can't we take in normal this thing? मतलब आप किडनी पेशेंट्स के लिए जो रिकमेंड करते हैं, why can't to the normal Yes, I patients? always recommend that analgesics like paracetamol, which does not have much side effects, can be taken. Actually, these are the analgesics which are available over the counter in developed nation. जैसे अमेरिका की बात करें तो आप जाके डाइक्लोफिनेक नहीं खरीद सकते, आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। लेकिन पैरासीटामोल आप सीधे खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैरासीटामोल से ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ऐसा लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक सिस्टम नहीं आ पाया है। कोई भी मरीज जाके किसी भी मेडिकल स्टोर से कुछ भी दवाइयाँ आज भी खरीद सकता है, जो कि गलत है। हालांकि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। शेड्यूल एच ड्रग्स आ गए हैं, गवर्नमेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, निवेदन कर रही है। धीरे धीरे हम भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं एंड बहुत जल्द मुझे लगता है कि इन सब विकारों से बचने के लिए गवर्नमेंट कड़े कदम भी उठाएगी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने।
थैंक यू सर और सभी सदस्य जो अपना इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए थैंक यू एवरीवन।